गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो आंसर होगा 127वें स्थान पर आ गया है भारत। ग्लोबल पीस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं और इस बार ये इसका 20वां एडिशन है। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। और इसमें दुनिया के 163 देशों को ये देखकर रैंकिंग दी जाती है कि वे कितने शांतिपूर्ण और सुरक्षित हैं। मतलब 163 देशों में से हम बात कर रहे हैं, भारत 127वें स्थान पर है। और ये जो रैंकिंग है ना, ये 23 इंडिकेटर्स 23 संकेतकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करके उनको रैंकिंग दी जाती है। जैसे कि अपराध और हिंसा का स्तर उस देश में कैसा है, आतंकवाद और आंतरिक संघर्ष को देख करके दूसरे देशों के साथ उसका कोई युद्ध है, कोई तनाव चल रहा है क्या, सैन्य खर्च, हथियारों की स्थिति, नागरिकों की सुरक्षा, ये सब बातें देख करके रैंकिंग दी जाती है। टॉप 3 देशों में अगर बात करें, टॉप पर आइसलैंड है, लगातार 19 सालों से सबसे शांतिपूर्ण देश। दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड और सबसे आखिरी पे 163 नंबर पे है रशिया। भारत को 127वें स्थान पे रहा। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंक गिर गई है। पिछले साल 115वें स्थान पे था भारत। और पड़ोसी देशों में अगर देखते हैं तो भूटान सबसे बेहतर स्थिति में है, 16वें स्थान पर है। पाकिस्तान 152 पे, चाइना 118वें स्थान पे। ठीक है, तो क्या बातें आपको याद रखनी है? ग्लोबल पीस इंडेक्स याद रखना है, कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। टॉप पर आइसलैंड है और भारत 127वें स्थान पर है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, रैंकिंग सूचकांक मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की, तो इसमें भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो भारत 130वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये तो हो गया ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2000 ये पिछला वाला है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा, 2026 वाला कर दूंगा। तो आप देख सकते हो पिछले साल भारत 115वें स्थान पर था, टॉप पर तो आइसलैंड ही है, और इस बार भारत 127वें स्थान पे आ गया। उसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 157, टॉप पर नॉर्वे। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉप पर पाकिस्तान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71 पे, टॉप पर स्वीडन है। और अभी आईक्यू एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को जारी किया। इसमें सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान, भारत 6ठे स्थान पर है। जबकि सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद कॉलोनी है और दिल्ली इसको दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको 18 इंडेक्सेस सूचकांक रिवाइज करा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये अभी कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जून को। तो हर साल 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है बच्चों के जीवन में खेल के महत्व को समझना और यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को खेलने का अवसर मिले। और इस बार की थीम है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। पहली बार ये दिन हमने 2024 में मनाया, तो इस बार इसका ये तीसरा संस्करण आप कह सकते हो। अच्छा, खेलों से 2 दिवस और याद रखने होंगे। एक अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस होता है, पूरा बोलेंगे विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, ये 6 अप्रैल को होता है। और जो हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं ना, राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को, वो 29 अगस्त को होता है। ठीक है, तो खेलों से संबंधित ये 3 दिवस हैं, तीनों ध्यान में रखेंगे। जून में देख लेते हैं एक बार कौन कौन से दिवस हमने मनाए अभी तक। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, और 9 तारीख को ही वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, विश्व प्रत्यायन दिवस। अभी 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस हमने मनाया, और 10 तारीख को ही अंतरराष्ट्रीय नेत्रदान दिवस भी मनाया, और ये 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस हो ही गया। ठीक है, तो ये जून के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आर्टेमिस 3 मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला जो अंतरिक्ष यान है वो कौन सा है? तो आंसर होगा ओरियन। तो आर्टेमिस 3 मिशन ये नासा का एक महत्वपूर्ण चंद्र मिशन है जो अगले साल के अंत में या अंत तक लॉन्च किया जाने वाला है। और इस मिशन के लिए अभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है। वो 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं? एक का नाम है एंड्रे डगलस, ये अमेरिकी है, नासा के ही हैं मिशन वैज्ञानिक। एक और मिशन वैज्ञानिक रहेंगे इसमें फ्रैंक रूबियो, ये भी अमेरिकी है नासा से। एक है रैंडी ब्रेसनिक, ये भी नासा से हैं, ये टीम के प्रमुख हैं। और एक है लुका पार्मिटानो,
ये इटली से हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, जो कि इस मिशन के पायलट होंगे। वैसे इनके अलावा बॉब हाइनेस को बैकअप क्रू सदस्य के रूप में रखा गया है। बैकअप क्रू सदस्य मतलब अगर 4 में से किसी को कुछ हो जाता है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया इन टाइम पे या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया कि वो नहीं जा पा रहा, तो फिर इसको भेज दिया जाएगा, इसलिए बैकअप रखा जाता है। और इस मिशन की खास बात क्या होगी, इस मिशन में पहली बार 2 निजी कंपनियों के चंद्रयान अंतरिक्ष में परखे जाएंगे, मतलब उनको जोड़ा जाएगा, जिसे डॉकिंग कहते हैं। एक है स्पेस एक्स का, जो कि एलन मस्क की कंपनी, और एक जेफ बेजोस की कंपनी का चंद्रयान होगा, जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। मतलब जेफ बेजोस की जो कंपनी है वो ब्लू ओरिजिन है। तो दोनों चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में जाकर के आपस में जुड़ेंगे, जिसको डॉकिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जब अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ा जाता है। तो इस मिशन का उद्देश्य है क्या? एक्चुअली में पहले इस मिशन में इन्होंने प्लान रखा था कि इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरेंगे, लेकिन अब इनका प्लान है कि इस मिशन में ये डॉकिंग रिहर्सल करेंगे। डॉकिंग रिहर्सल मतलब वहां पर जाकर के चंद्रयानों को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस मिशन में ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष यात्री उसमें बैठ करके ऊपर जाएंगे। 14 दिनों का ये इनका सफर रहने वाला है या मिशन रहने वाला है। अब नासा का ये मिशन है। नासा के बारे में पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना होती है 1958, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। और भी नए चीफ बने थे, जारेड इसाकमैन इनका नाम है। आपको याद होना चाहिए अभी इसी साल 2026 1 अप्रैल को ही नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, मैं आपको रिवाइज करवा दूं एक बार। ये भी एक मानव युक्त मिशन था, मतलब इसमें मानव बैठ करके गए थे, इंसान बैठ करके गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? इंसानों को पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट से बाहर भेजना और चंद्रमा के पास ले जाकर वापस आना, मतलब चंद्रमा का चक्कर लगा करके ऐसे वापस आ गए थे। इसमें भी 4 अंतरिक्ष यात्री इन्होंने भेजे थे, रेड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जो कि चंद्रमा के आसपास जाने वाली पहली महिला बनी थी, और जेरेमी हैंसेन। इसमें भी ओरियन अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? स्पेस लॉन्च सिस्टम। और इससे पहले जो आर्टेमिस 1 मिशन भेजा गया था वो नवंबर 2022 में भेजा था, उसमें कोई इंसान नहीं गया था। ठीक है, तो आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले पूछ रहे हैं, देखो अभी हाल ही में नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला 33वां विधानसभा राज्य कौन बन गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू किया है, और इसी के साथ पश्चिम बंगाल नेवा अपनाने वाला भारत का 33वां राज्य विधानसभा बन गया है। क्या है नेवा? तो फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, जरूर याद रखना। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन मतलब ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है संसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाना। ठीक है, तो इसको अपनाने वाला पश्चिम बंगाल 33वां विधानसभा राज्य बन गया। पश्चिम बंगाल ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल कोलकाता हो गई। मुख्यमंत्री है शुवेंदु अधिकारी बीजेपी से। गवर्नर है आर एन रवि। अब कुछ करंट अफेयर्स भी आपको रिवाइज कराएं यहाँ से, लेटेस्ट 2026 वाले बता रहा हूँ मैं सारे, है ना। तो देश की पहली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चली है असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। और इस साल जो साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप होगा कोलकाता में ही होगा। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद चुनी गई है, मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से हैं। सरस्वती सम्मान अभी 2025 का दिया गया था रामकुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है। उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। उसके अलावा अभी यहाँ पर पोइला बैशाख उत्सव मनाया गया। स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024-25 रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार सबसे ज्यादा चमगादड़ों की प्रजाति पश्चिम बंगाल में है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल नामक कंपनी ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में। एनोड मटेरियल मैंने आपको बताया बैटरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे बैटरी चार्ज होती है, पावर को स्टोर करती है। अभी 95वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे अरुण्या घोष, कोलकाता से हैं। अन्नपूर्ण भंडार योजना यहाँ पर शुरू हुई, इसमें महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर बने थे रथेंद्र बोस। हमारे जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कोलकाता में स्वच्छ नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य ये बना पश्चिम बंगाल। बेरोजगार युवाओं के लिए भी यहाँ पर युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू हुई है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको तैयारी में मदद करने के लिए 15,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें अभी पश्चिम बंगाल में हुई है। इसी साल के सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सड़क मंत्रालय ने राहवीर योजना के लिए अभी किसके साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा रैपिडो। तो सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें समय पर मदद नहीं मिल पाती, और इसे रोकने के लिए अभी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने रैपिडो के साथ साझेदारी की है। इस समझौते, इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? लोगों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करना, सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सहायता के बारे में जागरूकता फैलाना,
तो रैपिडो एप्लीकेशन, सोशल मीडिया और उसके ड्राइवर नेटवर्क का उपयोग करके अधिक से अधिक लोगों को ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि भैया मदद करो। रैपिडो इस वक्त 400 से ज़्यादा भारतीय शहरों में काम करता है, इसीलिए ये अभियान पूरे देश में फैलाने में, जागरूकता फैलाने में ये मदद करेगा। आपको बता दूं, अगर सड़क पे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आप वहां पर हैं और उसे 1 घंटे के भीतर, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, अगर आप उस व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के भीतर अगर आप उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं, उसकी जान बच जाती है, तो आप राहवीर कहलाएंगे और आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस राहवीर योजना में पुरस्कार भी मिलता है। कितना? 25,000 रुपए का आपको पुरस्कार मिलेगा और पूरे साल भर में इस तरह के 10 टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को चुना जाएगा और 1-1 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। वैसे ये योजना हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। इस योजना को लागू करने वाला अगर पूछे कि पहला राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश है और पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है तो दिल्ली है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसी से संबंधित कुछ और मैं आपको योजनाएं कराता हूं। देखो, एक तो याद रखना, दिल्ली ने अभी सभी सड़क संकेतकों पर जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना, उन पर QR कोड लगाने का फैसला किया। अभी संयुक्त राष्ट्र ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन किसे चुना था? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। और सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कैशलेस इलाज के लिए भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री राहत का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट हेल्थ असिस्टेंस। मतलब इस योजना के तहत दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। और यह राहवीर योजना मैंने आपको बता दिया। बाकी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरेन में नेशनल हाईवे पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था और ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। उसके अलावा भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन अभी मुंबई के कोस्टल रोड पर किया गया था, जिसमें वो जय हो वाला गाना चलता है जब कार उसके ऊपर से निकलेगी, गाड़ी निकलेगी तो। और NHAI ने अभी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आरोग्य वन पहल शुरू की है। इस योजना में क्या होगा? हाईवे के किनारे औषधीय पौधे और पेड़ लगाए जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ये कहां पर शुरू हुई थी? राजस्थान के बाड़मेर में, नेशनल हाईवे 925 पे। और एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी ध्यान रखना, ये शुरू होती है दिसंबर 2000 में, ठीक है, क्योंकि अभी इसको 25 साल हो गए, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में लॉन्च किया गया लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है? तो आंसर होगा सीमा व्यापार और सीमा प्रबंधन का डिजिटलीकरण करने से। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। उद्देश्य है भारत की भूमि सीमाओं, लैंड बॉर्डर्स पर होने वाले व्यापार आवागमन को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाना। पहले क्या होता था? सीमा पर व्यापार के लिए बहुत सारे कागजी दस्तावेज भरने पड़ते थे, अलग अलग विभागों जैसे कस्टम, BSF, परिवहन आदि से अलग अलग अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे क्या होता है? समय बहुत ज्यादा लगता था और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन में बहुत मुश्किल आती थी। लेकिन अब ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से क्या होगा? लगभग 90% जो काम है वो कागजी जो काम है वो खत्म हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा, सभी प्रक्रियाएं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो के माध्यम से सभी काम एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे। इससे व्यापारियों का, ट्रांसपोर्टर्स का 40 से 60% जो समय है वो बचेगा। सीमा पर सुरक्षा और निगरानी बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो इससे लाभ ही लाभ होंगे, जैसे सीमा व्यापार तेज होगा, आसान हो जाएगा, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में 15 लैंड पोर्ट संचालित हैं और अगले 3 सालों में 11 नए लैंड पोर्ट विकसित किए जाएंगे, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय तक का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है? तो आंसर होगा 4399, 4399 दिन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 26 मई 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब से वे लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इस तरह उन्होंने 4399 दिनों से अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो पहले ये जो रिकॉर्ड था सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, ये जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जो 1952 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। उनका कार्यकाल था 4398 दिनों का। तो उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहला कार्यकाल इनका शुरू हुआ था 26 मई 2014 को, दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 और तीसरा कार्यकाल 9 जून 2024 को। वैसे आप अगर ऐसे काउंट करोगे तो आप कहोगे कि इंदिरा गांधी ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बार यानी कि टोटल 4 बार प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन उनका जो कार्यकाल है 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। हम यहाँ पे लगातार की बात कर रहे हैं, तो लगातार प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे दिनों तक का जो रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। ये हमारा प्रश्न है, सीधा सामने उत्तर दे दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये मिलकर भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहां पर स्थापित करेंगे?
तो आंसर होगा जामनगर गुजरात में। तो भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और जो मेटा प्लेटफॉर्म है, मेटा के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब आ गया, तो ये दोनों मिलकर के गुजरात के जामनगर में एक बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। ये एआई डेटा सेंटर क्या करेगा भाई? डेटा सेंटर क्या होता है? एक विशाल कंप्यूटर केंद्र होता है जहां इंटरनेट, क्लाउड, एआई और डिजिटल सेवाओं का डेटा स्टोर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का एक एआई डेटा सेंटर बनाना, और इसका उपयोग मेटा अपने एआई मॉडल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए करेगा। और यह भारत में मेटा का पहला बिल्ट टू सूट डेटा सेंटर होगा, यानी इसे मेटा की जरूरतों के अनुसार विशेष रूप से बनाया जाएगा। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ये दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं जिसकी क्षमता होगी 168 मेगावाट की। कहां पर? गुजरात के जामनगर में, ये याद रखना। अब एआई से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको कराऊंगा, बाकी गुजरात भी एक बार लेकर के चलूंगा। देखो, एआई की हम बात करते हैं तो दो प्रश्न हमेशा शुरुआत में मैं आपको बताता हूं। एआई के गॉडफादर कौन? जेफरी हिंटन। एआई के फादर कौन? जॉन मैकार्थी। उसके अलावा गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की। कहां? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और यह देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खोला गया है और इसमें मदद कर रहा है आईआईटी कानपुर। और 2027 में जो एआई समिट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, 2028 में यूएई में होगा। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? तो टाटा। और बंगलुरु का एक स्टार्टअप है भारत वन डॉट एआई, इसने भारत में पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। उसके अलावा भारत विस्तार एआई टूल अभी लॉन्च किया हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने। और आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना जिसका नाम है सक्षम कहां पर शुरू हुई? मुंबई में। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? सुदर्शन। और चीन ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। ठीक है, तो ये एआई से कुछ प्रश्न है। बाकी गुजरात की बात हो रही थी ना यहाँ पे, तो ये रहा मैप में गुजरात। तो कैपिटल गांधीनगर होती है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी हो गया ग्रेटर फ्लेमिंगो, पशु हो गया एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा, नृत्य गरबा डांडिया ये यहाँ के लोक नृत्य हो गए। वंसडा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क हो गया, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। सरदार सरोवर बांधे नर्मदा नदी पर, उकाई बांधे ताप्ती नदी पर, कडाना बांधे माही नदी पर और दांतीवाड़ा बांधे बनास नदी पर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा ये कहां पर शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अभी उन्होंने 9 जून को ही लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। अच्छा, पहले गंगा की फुल फॉर्म देखो, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। मतलब इस प्रोजेक्ट गंगा का उद्देश्य क्या है? गांव तक तेज इंटरनेट, हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड पहुंचाना ताकि ग्रामीण लोग भी शहरों जैसी डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो बात करें अगर थोड़ा सा डिटेल में कि यह योजना शुरू क्यों की गई है, तो इनका कहना है कि गांव में इंटरनेट की कमी के कारण कई सेवाएं सही से नहीं मिल पाती है। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कोई गांव के बच्चे करना चाहे तो वह इंटरनेट इतना अच्छा नहीं होता कि वो कर सके। डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह नहीं ले पाते, टेलीमेडिसिन जिसे बोलते हैं। खेती से जुड़ी स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऑनलाइन व्यवसाय और रोजगार के अवसर से ये वंचित रह जाते हैं। तो प्रोजेक्ट गंगा इन सभी सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए ही शुरू किया गया है। इसमें इन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 सालों में, मतलब जो इसका पहला चरण होगा उसमें 21 जिलों के 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। और लक्ष्य यह है कि पूरे राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों और 8,000 न्याय पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। तो यह है प्रोजेक्ट गंगा जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना, ये होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, कि हमने एक ऑपरेशन गंगा शुरू किया था, कहां पर शुरू किया था उसको, ये आपको बताना है। बाकी उत्तर प्रदेश अभी ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ हो गई है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राज्य के पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। और नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको यहाँ, देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना तराई एलिफेंट रिजर्व। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश के रहने वाली है दिव्या सिंह, ये भी नेपाल की राजधानी काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाकर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनी। उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य, इसे भी काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में लगाया गया। और अभी नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। याद रखना, ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। कितना लंबा है? 594 किलोमीटर लंबा है। और रॉकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ
पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा स्थापित किया। उसके अलावा एपिडा ने देश का पहला बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खोला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य ये भारत का 99वां रामसर स्थल बना था। और नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन प्रयागराज में हुआ। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुरहाताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, इसको अभी रामसर साइट का दर्जा मिला। और ये इस तरह से आप देखोगे कि देश की 100वीं रामसर साइट बनी थी, इसलिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी भारत का 8वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ये खोला गया लखनऊ में। ये केंद्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मौसम की जानकारी और चेतावनी जारी करेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से आप देखोगे बिल्कुल लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स बनते हैं सब मैंने आपको रिवाइज करा दिए। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। बाकी डेली पीडीएफ आपको मिली जाती है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्विज भी बना करके देता हूँ, तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब क्विज लगाएं। तो पीडीएफ और क्विज आपको कहाँ मिलेगा? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी चर्चा में रही युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना ये कहाँ शुरू हुई? पश्चिम बंगाल में। फिर पूछा कि किस देश ने दुनिया के पहले कमर्शियली मंजूर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट नियो को मंजूरी दे दी? तो आंसर हो जाएगा चाइना ने। और किस देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई? तो आंसर होगा नेपाल के साथ जुड़ गया है भारत का यूपीआई। फिर पूछा भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हॉक इसको लॉन्च किया अभी केरल ने। फिर पूछ रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया? तो यह है जापान का। और वॉग आईवीआर ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी कृति सेनन को। उसके अलावा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी मनाया गया 10 तारीख को, 10 जून को। एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग में गोल्ड किसने जीता? तो आंसर होगा सविता श्रीभास्कर ने। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा इंदौर मध्य प्रदेश में। आरटीएक्स स्पार्क चिप इसको लॉन्च किया किसने? एनवीडिया कंपनी ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था किस राज्य के वर्कला को यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? तो यह है केरल का। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।